हेलो फ्रेंड्स, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डिविडेंड पॉलिसी का सीएस एग्जीक्यूटिव के रिवीजन क्वेश्चंस हम करेंगे। और यहाँ पे आपको एमसीक्यू जो स्कैनर में क्वेश्चन दिया हुआ है उसको सोल्यूशन हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन के पहले हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डिविडेंड पॉलिसी डिटरमाइन व्हाट द पोर्शन ऑफ अर्निंग्स विल बी पेड आउट एज ए स्टॉक होल्डर्स एंड व्हाट पोर्शन ऑफ द अर्निंग रिटेन टू द डेज। तो ये क्या होता है, डिविडेंड पॉलिसी का एक बात होती है कि ये आपका यूपीएस का दो पार्ट में हम ब्रेक करते हैं। एक तो डिविडेंड पे आउट रेशियो होता है, एक तो रिटेंशन रेशियो होता है। तो दिस इज सेड टू बी द डिविडेंड पॉलिसी। उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड पॉलिसी कहते हैं। ईपीएस की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जो पॉलिसी बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। दैट इज द दिस, ये पार्ट आंसर जाएगा। समझ गए। अब हम आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर है 2 नंबर क्वेश्चन है, टू डिविडेंड constitutes the cash flow that accrues to। डिविडेंड किसके बारे में हम निकालते हैं, डिविडेंड हम पॉलिसी जो बनती है हमारे डिवेंचर के लिए नहीं बनाया जाता, हमारे प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए नहीं बनाया जाता, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड बनाया जाता है। सारी आप क्लास में मेंशन किया गया। डिविडेंड पॉलिसी किसके लिए बनाई जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर के लिए, और वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए बनाई जाती है। अब देखिए आप यहाँ सेकेंड, retained earning is not a source of funds for financing its corporate growth। नहीं नहीं, ये गलत बात है। रिटर्न अर्निंग, जैसे मान लीजिए हमारे पास अर्निंग आफ्टर टैक्स आपके पास आ गया 5 लाख रुपया, आपने डिविडेंड पेड कर दिया 40%, दैट इक्वल टू 2 लाख रुपीज। 40%। अब आपका इसको कहते हैं रिटर्न अर्निंग, जो पैसा बच गया। तो ये कंपनी ने अपनी री इन्वेस्टमेंट करती है कंपनी में और अपॉर्चुनिटी में। इस री इन्वेस्टमेंट को जो इक्विटी का जो वेल्थ होता है वो ग्रोथ के लिए किया जाता है, ग्रोथ के लिए किया जाता है। द रिटर्न अर्निंग इज ऑल्सो सोर्स ऑफ कैपिटल, सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर द अर्निंग विच इज नॉट पेड एज अ डिविडेंड। इन्होंने कहा कि नॉट सोर्स ऑफ फंड्स, इन्होंने नॉट के बोला इसलिए फॉल्स हो गया। दिस इज सोर्स ऑफ फंड्स, ठीक है, इसलिए फॉल्स होगा। हायर डिविडेंड मीन्स लेस रिटर्न अर्निंग, ये ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे 2 लाख डिविडेंड पिएगा तो रिटर्न 3 लाख हो गया। लेकिन इसी में अगर मान लिया जाए डिविडेंड हम 4 लाख पेमेंट करेंगे तो रिटर्न अर्निंग कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो हायर डिविडेंड का मतलब क्या होता है, हायर डिविडेंड हुआ तो रिटर्न अर्निंग क्या हुआ, कम हुआ। लोअर डिविडेंड हुआ तो रिटर्न अर्निंग क्या हुआ, ज्यादा हो गया। तो ये आपका ट्रू है। अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, टाइप ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। ये सारे टाइप है। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी मतलब जो रेगुलर मिलता रहता है, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी जो आपको इरेगुलर टर्म में मिलता रहता है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी एक सेम डिविडेंड पॉलिसी जो ईच एंड एवरी मोमेंट में आपको प्लस ग्रोथ के साथ मिलता है, उसको स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, इसमें आंसर होगा ऑल, सारे। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी भी होता है, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी भी होता है, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी भी होता है। तो आपका डी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इन द इन्वेस्टर गेट डिविडेंड एट ए यूजुअल रेट। यूजुअल रेट का मतलब क्या होता है, जो रेट हमें बताई गई उस रेट से डिविडेंड मिलता रहता है। तो मैंने क्लास में आपको बताया था, जब आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो किसे कहते हैं, ईपीएस पे डिविडेंड निकालते हैं तो उसको डिविडेंड पे आउट रेशियो कहते हैं। एक कहते हैं डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड का मतलब आपका मार्केट प्राइस पर शेयर पे जो डिविडेंड मिलता है उसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड। और एक और होता है डिविडेंड रेट। डिविडेंड रेट जो होता है फेस वैल्यू पे निकाला जाता है डिविडेंड पर शेयर इनटू 100। तो दिस इज अ डिविडेंड रेट। तो आपको क्या करना, द इन्वेस्टर गेट डिविडेंड एज ए यूजुअल रेट। यूजुअल रेट का मतलब डिविडेंड का ये फेस वैल्यू पे, उसको कहते हैं रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। उसको क्या कहते हैं, रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। हमेशा ही सेम डिविडेंड रेट से मिलता रहता है, उसको रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए आगे, इन पेमेंट ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी, यहाँ सम अमाउंट बोला है, अमाउंट अमाउंट के रूप में, यहाँ पे परसेंटेज के टर्म में, यहाँ पे ये जो होता है परसेंटेज के टर्म में, सर्टेन सम ऑफ मनी रेगुलर मेड टू द शेयर होल्डर,
उसको कहते हैं स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। सर्टेन सम जो होता है हमेशा शेयर होल्डर को मिलता रहता है, उसको क्या कहते हैं, स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। अब देखिए मेरिट्स ऑफ रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का पॉलिसी से क्या होता है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस रखता है, एक सर्टेन इनकम शेयर होल्डर को मिलता है, मार्केट प्राइस इंक्रीज करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द कॉन्फिडेंस अमंग द शेयर होल्डर, ठीक है। रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी सेम रेट से हमेशा डिविडेंड मिलता रहता है। इट स्टेबलाइज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, ये भी हो सकता है। इट हेल्प द गिव द रेगुलर इनकम ऑफ द शेयर होल्डर, ये सारे। तो ऑल आपका आंसर हो जाएगा, इसका डी पार्ट आंसर हो जाएगा। सारा मेरिट्स ऑफ रेगुलर डिविडेंड पॉलिसी का ये सारे, ठीक है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी कैन बी कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर, कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर हो सकता है, कांस्टेंट पे आउट रेशियो, कांस्टेंट पे आउट रेशियो। कांस्टेंट डिविडेंड पर शेयर का मतलब होता है जैसे रुपीज हम 10 डिविडेंड दे रहे हैं तो रुपीज 10 हमेशा डिविडेंड रहेगा, रुपीज 10 हमेशा डिविडेंड रहेगा, रुपीज 10 हमेशा डिविडेंड रहेगा। कांस्टेंट डिविडेंड पे आउट रेशियो, अगर डिविडेंड पे आउट रेशियो अगर मान लीजिए 20% है तो हमेशा 20% रहेगा, हमेशा 20% रहेगा। इसके टर्म में भी स्टेबल रुपी प्लस एक्स्ट्रा ग्रोथ, यहाँ पे रुपी 10 प्लस 5% ग्रोथ होगा, ऐसे भी हो सकता है। तो ये तीनों केसेस स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी होगा। रुपीज 10 हमेशा रहेगा प्लस 5% ग्रोथ, आपको जितनी आपकी होगी उसमें अर्निंग में उसमें 5% ग्रोथ होता रहेगा। डिविडेंड में डिविडेंड का 5% ग्रोथ होता रहेगा डिविडेंड का। तो हर एक साल की डिविडेंड की 5% का ग्रोथ के साथ मिलेगा। दैट दिस आल्सो सेड टू बी स्टेबल। तो दिस ऑल आर द नेचर ऑफ द स्टेबल डिविडेंड पॉलिसी। तो इसमें भी पार्ट डी आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है, एज पर the company does not pay regular dividend to the shareholders, तो उसको क्या कहते हैं, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी भी कहा जाता है, नो डिविडेंड पॉलिसी भी कहा जाता है। कंपनी रेगुलर नहीं पे कर रही है तो नो डिविडेंड पॉलिसी भी कहा जाता है, इरेगुलर डिविडेंड पॉलिसी भी कहा जाता है। इसलिए सी पार्ट आंसर होगा बोथ, ए और एंड बी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अब आप 11 नंबर क्वेश्चन देखिए। डिविडेंड पॉलिसी इज डिटरमाइंड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर नहीं डिटरमाइन करता है, ट्रेड यूनियन नहीं डिटरमाइन करता है, शेयर होल्डर नहीं डिटरमाइन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिटरमाइन करता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे डिटरमिनेंट्स कंस्टेंट्स ऑफ द डिविडेंड पॉलिसी, क्या क्या जो फैक्टर्स होता है जो डिविडेंड पॉलिसी को डिटरमाइन करता है। तो हमारे पास बिजनेस की पॉलिसी पे डिटरमाइन करता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे डिटरमाइन करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन पे माने फाइनेंशियल आपने कैसे पैसा लिया उस पर डिटरमाइन करता है, लीगल कंस्टेंट्स पे डिटरमाइन करता है, डिवेंचर के आपका डिवेंचर का टर्म्स एंड कंडीशन पे भी डिटरमाइन करता है, टैक्सेस पे डिटरमाइन करता है। बहुत सारे रीजन है जो कि आपका फैक्टर्स जो है डिविडेंड पॉलिसी को डिटरमाइन किया जाता है। तो उसमें आपको लीगल एंड फाइनेंशियल फैक्टर भी कंस्टेंट्स है जो डिविडेंड को डिटरमाइन करने का फैक्टर्स है। इकोनॉमिक कंस्टेंट्स होता है, फाइनेंशियल नीड्स ऑफ द कंपनी होता है। दीज आर द ऑल फैक्टर्स व्हिच डिटरमाइन द डिविडेंड पॉलिसी। तो ऑल ऑफ द अबव, यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा, डी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा डिविडेंड पॉलिसी साइज ऑफ द बिजनेस पे भी डिपेंड करता है। अगर डिविडेंड का साइज कैसा है, लिक्विडिटी पोजीशन पे भी डिपेंड करता है, बहुत सारे फैक्टर्स है जिस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे 3 फैक्टर दिया हुआ है, ऑल हम आंसर लिख दिया, ठीक है। अब देखिए नीड ऑफ कंपनी फॉर एडिशनल कैपिटल इफेक्ट्स द डिविडेंड पॉलिसी, नीड्स ऑफ द कंपनी फॉर एडिशनल कैपिटल इफेक्ट ऑन डिविडेंड पॉलिसी। तो ये आपका ट्रू है, नीड्स ऑफ द कंपनी फॉर एडिशनल कैपिटल इफेक्ट डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड पॉलिसी क्या है, जो नीड ऑफ द कंपनी है एडिशनल कॉस्ट का, उसके लिए आपका डिविडेंड पॉलिसी बनाई जाती है। अगर मान लीजिए हमें पैसे की जरूरत है, हम इंटरनल सोर्स से पैसा लाना चाहते हैं, हम डिविडेंड नहीं देंगे, पैसा रिटर्न करेंगे, जो अर्निंग होगी उसको री इन्वेस्ट करेंगे। तो ये आपका नीड ऑफ द कंपनी है फॉर एडिशनल कैपिटल, दैट इज द डिविडेंड पॉलिसी। अब यहाँ पे डिविडेंड कैन बी फॉर्म ऑफ कैश डिविडेंड भी हो सकता है, बॉन्ड और स्टॉक भी डिविडेंड होता है, प्रॉपर्टी डिविडेंड भी होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, डिविडेंड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश के रूप में भी हो सकता है डिविडेंड, बॉन्ड और स्टॉक के रूप में डिविडेंड हो सकता है, प्रॉपर्टी डिविडेंड भी हो सकता है, हम कोई प्रॉपर्टी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी पार्ट, ऑल हो जाएगा, ठीक है। डिविडेंड किस फॉर्म में हो सकता है, कैश के रूप में हो सकता है, स्टॉक के रूप में हो सकता है, प्रॉपर्टी के फॉर्म में हो सकता है।
if the dividend is paid in the form of cash salary, it is called cash dividend. स्टॉक तो पे नहीं किया, बॉन्ड नहीं पे गया, प्रॉपर्टी नहीं पे गया, स्टॉक डिविडेंड है। अब देखिएगा, which of the following approach is not the part of the relevant theory of dividend? उन्होंने एमएम अप्रोच क्या कहता है कि डिविडेंड चाहे पे करें चाहे पे नहीं करें, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो दैट इज एमएम अप्रोच, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका 70 नंबर क्वेश्चन, which approach of this is the formula of Walters model। वाल्टर्स मॉडल का फॉर्मूला है वाल्टर्स, आप लोग को क्लास में मैंने समझाया होगा ये फॉर्मूला। इन मार्केट प्राइस पर शेयर इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर आर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ईपीएस माइनस डीपीएस होल डिवाइडेड बाय के, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ वाल्टर्स। अब देखिएगा, अकॉर्डिंग टू वाल्टर्स मॉडल the optimal dividend policy depends upon the relationship between firm's internal rate of return and, मैंने क्या कहा था कि 3 केसेस बताई थी मैंने, R greater than K, when R is the rate of return on investment, K is the cost of capital, K is the cost of capital। तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 0% होना चाहिए, रिटेंशन रेशियो 100% होना चाहिए। R इक्वल टू K, तो इरिलेवेंट डिविडेंड पॉलिसी, इरिलेवेंट, चाहे डिविडेंड पे करें चाहे नहीं पे करें, मार्केट प्राइस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आर इक्वल लेस देन के, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका कॉस्ट ज्यादा है और रिटेंशन कम है, आर मीन्स रेट ऑफ रिटेंशन, तो यहाँ 100% पे करना चाहिए, रिटेंशन 0 होना चाहिए। आर का मतलब रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आर का मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और ये आपका के जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, के जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, एक्सक्यूज मी, के जो है कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। तो दिस इज द पॉलिसी। तो उन्होंने कहा कि वाल्टर्स ऑफ ऑप्टिमल डिविडेंड पॉलिसी, ये जो पॉलिसी जो बताया हम, उन्होंने किसके बेसिस बताया, एक तो रेट, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न आर, और दूसरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, 90 नंबर क्वेश्चन, according to Walters model, if rate of return on investment is greater than market capitalization rate, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मार्केट कैपिटलाइजेशन रेट भी कहा जाता है, मार्केट से कैपिटल उठाने का रेट, दैट इज अ के। अब ये ग्रेटर है तो डिविडेंड पे आउट रिटेन द अर्निंग इंटायर अर्निंग, दैट इक्वल टू, ये पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, नॉन ऑफ द अबव, ये होगा, मैंने रिटेंशन रेशियो 100% होना चाहिए। ठीक है, अब किस केस में, आर ग्रेटर देन के केस में, दिस मार्केट कैपिटलाइजेशन मार्केट में के, देन द फर्म रेफर टू द ग्रोथ फर्म, इसको क्या कहते हैं, ग्रोथ फर्म। जैसे हमारी कॉस्ट लग रही है 10%, हम उस पैसे को लाकर इन्वेस्ट कर रहे हैं 15% पे, तो 5% का ग्रोथ हुआ ना, कॉस्ट से 5% ज्यादा पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए ग्रोथ फॉर्म होता है, नॉर्मल फॉर्म नहीं होता है, डिक्लाइन फॉर्म नहीं होता है, नॉन ऑफ दिस नहीं होता है। ठीक है, अब देखिएगा, इफ रिटर्न लेस देन, मान लीजिए हमने 10% कमाया और 15% में मार्केट से पैसा उठाया, 15% में मार्केट से पैसा उठाया, 10% हमने कमाया, तो इसको क्या कहते हैं, डिक्लाइनिंग फॉर्म कहा जाता है। डिक्लाइन फॉर्म का कॉस्ट ज्यादा है कमाने से ज्यादा, तो दिस इज सेड टू बी डिक्लाइनिंग फॉर्म। ठीक है, अब देखिए, इफ दोनों इक्वल है तो नॉर्मल फॉर्म, दोनों इक्वल है नॉर्मल फॉर्म, इसका मतलब ये आपका हो तो ग्रोथ फॉर्म हो जाएगा, ये आपका हो तो डिक्लाइनिंग फॉर्म होगा, ये आपका हो तो नॉर्मल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए, वाल्टर्स ऑप्टिमम पे आउट रेशियो, यहाँ पे 0% भी हो सकता है, आर ग्रेटर देन के, 100% हो सकता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो सी हो जाएगा आपका, ये भी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो है, किस केस में, आर ग्रेटर देन, कमाने भी ज्यादा है, और ये आपको 100% आर लेस देन, तो ये बोथ हो जाएगा, सी आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, वाल्टर्स मॉडल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग एजम्पशन, क्या एजम्पशंस है, वाल्टर्स मॉडल क्या कहता है, देखिएगा, यहाँ पे द फॉर्म फाइनेंस ऑल इन्वेस्टमेंट थ्रू द रिटर्न अर्निंग, फॉर्म का जितने भी फाइनेंस है वो रिटर्न अर्निंग से होता है, दैट इज डेब्ट और न्यू इक्विटी इज नॉट इशूड, ये आपका वाल्टर्स का एजम्पशन है, सारे का सारे पैसा रिटर्न अर्निंग से इन्वेस्ट करते हैं, डेब्ट भी नहीं होता और इक्विटी भी नहीं होता। फिर द फॉर्म्स इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न
कमाने की रेट आर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल के आर कांस्टेंट, ये भी ठीक है, ये भी वाल्टर्स का एजम्पशन है। ऑल अर्निंग आर आइदर डिस्ट्रीब्यूटेड और डिविडेंड और रीइन्वेस्टेड इंटरनली। उन्होंने कहा ईपीएस जो है, जो अर्निंग जो है, सारे या तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिविडेंड या दिस, तो दिस ऑल थ्री आर द एजम्पशन ऑफ द वाल्टर्स मॉडल। तो इसमें आंसर क्या होगा, डी ऑल ऑफ द अबव, डी पार्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, गिवन दैट ये आपकी आर का दिया हुआ है, ये आपको कॉस्ट दिया हुआ है, ये आपका अर्निंग दी हुई है, ये आपका 2 रुपया डिविडेंड दिया हुआ है, तो मार्केट प्राइस पर शेयर, मार्केट प्राइस का ये फॉर्मूला होता है एज पर वाल्टर्स मॉडल। तो वाल्टर्स मॉडल में यहाँ पे 44 आ गया, तो दिस इज सी आंसर। अब देखिए आप, ये आपको गोल्डन्स मॉडल का होता है, मैंने क्लास में बताया था, ये आपकी जो फॉर्मूला होता है मार्केट प्राइस निकालने गोल्डन्स मॉडल का होता है, दिस इज अ गोल्डन्स मॉडल। गोल्डन्स मॉडल ऑल्सो नोन एज डिविडेंड कैपिटलाइजेशन मॉडल कहा जाता है। गोल्डन मॉडल को और क्या कहता है, डिविडेंड कैपिटलाइजेशन रेट मॉडल कहा जाता है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल भी कहा जाता है। तो दिस इज द दिस गोल्डन इज ऑल्सो सेड टू बी डिविडेंड कैपिटलाइजेशन रेट, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। तो ये बोथ हो जाएगा 27 27। According to the Gordon's model, R greater than K, the price per share increases। अब देखिएगा, यहाँ पे गोल्डन्स भी वही बात करता है जो वाल्टर्स कहते हैं, R ग्रेटर देन K, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको 0% होना चाहिए, रिटेंशन रेशियो 100% होना चाहिए। उन्होंने कहा R इक्वल टू K इन डिफरेंस लेवल होगा, चाहे आप डिविडेंड पे करें चाहे डिविडेंड पे नहीं करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। R लेस देन के ही, R लेस देन के ही, तो आपको यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो आपको 100% होना चाहिए, ये आपको रिटेंशन 0% होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, इसको कहते हैं ग्रोथ फॉर्म, इसको कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, इसको कहते हैं डिक्लाइन फॉर्म। अब उन्होंने कहा अकॉर्डिंग टू दिस आर ग्रेटर देन दिस द प्राइस पर शेयर इंक्रीजेज एज द डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीजेज। डिविडेंड कम करेंगे तो प्राइस, डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज करेंगे तब प्राइस इंक्रीज करेगा। ये चीजें मैंने पहले ही बताया हुआ है, वाल्टर्स में समझाया हुआ है। अगर मान लीजिए आर ग्रेटर देन आपका के ई है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 10% है और डिविडेंड पे आउट रेशियो आपका 20% है, तो इस केस में हमारे पास इस पे मार्केट प्राइस पर शेयर ज्यादा होगा कंपेयर टू इस पे। तो जैसे आप ये डिक्रीज करोगे तो मार्केट प्राइस क्या होता जाएगा, दैट डिक्रीज। तो इंक्रीज द, मैंने इंक्रीज द डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो मार्केट प्राइस इंक्रीज करेंगे तो हमारा मार्केट प्राइस कम छोटा होता चला जाएगा, ठीक है ना। तो जब डिविडेंड पे आउट रेशियो पे करेंगे ज्यादा तो मार्केट प्राइस हमारा डिक्रीज करेगा, क्योंकि हम रिटेंशन नहीं कर सकते, ग्रोथ नहीं कम यूज कर सकते। अब देखिए यहाँ पे डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ एलिमेंट गोल्डन्स मॉडल। गोल्डन्स मॉडल में क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है, और जो ग्रोथ रेट होता है, ग्रोथ इक्वल टू रेट, ये इसकी लॉजिक मैंने क्लास में समझाया होगा, दिया। तो बी रिटेंशन रेशियो इतने कितने 0.9 हुआ है, 12% आपको आर है, रेट ऑफ रिटर्न 12% है, तो आपकी ग्रोथ कितनी होगी 10.8% होगी। तो मार्केट प्राइस परसेंट अर्निंग पर शेयर 1 माइनस बी के माइनस जी, तो दिस इज 1000। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उस केस में फिर एक क्वेश्चन दिया हुआ है, डिटरमाइन द मार्केट प्राइस ऑफ एलिमेंट एज पर द गोल्डन्स मॉडल। सेम क्वेश्चन दिया हुआ है, जस्ट इंफॉर्मेशन चेंज करके 7.2 हो जाएगा। अब ये मार्केट प्राइस पर शेयर 210.5। अब देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन सेम है, आपका ग्रोथ रेट निकालेंगे, ग्रोथ रेट निकालने के बाद अपनी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और 100 रुपीज आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे 210 आ रहा है मार्केट प्राइस। ये पिछला ही तो क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो जरूर कोई ना कोई मिसिंग होगा, इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, क्योंकि 210 है और 32 जो क्वेश्चन है वो आपको, यही तो क्वेश्चन है 32 और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है।
30 में। अब यहाँ पे 210 ठीक है, वहाँ पे 210 210 पॉइंट समथिंग होना चाहिए, ठीक है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन सेम टाइप से बनेगा आपको, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रोथ निकालना पड़ेगा, ये वाला फॉर्मूला में पुट अप्लाई करना पड़ेगा, बाकी सारी चीज दी हुई है आपको। अर्निंग रेट, कॉस्ट दिया हुआ है, सब दिया हुआ है, फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करेंगे, सिर्फ ग्रोथ नहीं दिया था तो आपने निकाला। ये तीनों चारों केसेस में सेम है। अब देखिए यहाँ पे बोला है एज पर द मैनर इन व्हिच द अर्निंग्स आर डिवाइडेड into dividends and return earning does not affect this value as per वाल्टर्स नहीं, मोदी गिलानी साहब क्या कहते हैं, चाहे डिविडेंड पे करें चाहे डिविडेंड पे नहीं करें, ओवरऑल वैल्यू ऑफ द फर्म क्या होता है, हमेशा सेम होता है। तो वही बात बोला है एज पर द मैनर इन व्हिच द अर्निंग्स आर डिवाइडेड इनटू डिविडेंड एंड रिटर्न, फर्क नहीं पड़ता, दैट इज द एमएमओएसपी अप्रोच। एजम्पशन ऑफ एमएम अप्रोच क्या होता है कि मार्केट परफेक्ट होता है, ईच एवरी इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर को पता रहता है, तो कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं उठा सकता है, टैक्स नहीं होता है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं होता है, ये सारे एजम्पशंस होते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट, देयर इज नो टैक्स, द फर्म हैज अ फिक्स इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, ये सारे एजम्पशन है वाल्टर्स का, वो आपको माइंड में रखना पड़ेगा। तो ऑल ऑफ दिस। अब आपका 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, 35, ये वाल्टर्स मॉडल पे सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। ये आपकी ईपीएस क्वेश्चन में दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है, द डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब बोला मार्केट प्राइस पर शेयर निकालिए, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला ये है, बाकी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 80 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन, इस टाइप की क्वेश्चन बहुत क्लास में कराई गई है। अब देखिएगा, in the above question what is the optimal payout ratio according to Walters, optimal dividend payout ratio क्या होगा। अब देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे आपको R जो है 18% है, जो ग्रेटर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 10% है, ये 18% है, ये आपको 10% है। बात को समझिए, ये 18% है और ये आपको 10% है। इस केस में क्या होगा आपका, यह 18% और ये 10% है, तो इस केस में आपको क्या होगा, इस केस में ये 18% है, तो इस केस में वाल्टर साहब सजेस्ट किए डिविडेंड पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए, रिटेंशन रेशियो 100% होना चाहिए, जो पहले भी बताया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा कि इन द अबव केस डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए, इन द ऑप्टिमल पे आउट रेशियो 0% होना चाहिए। अब देखिए, इन द अबव केस कैलकुलेट द प्राइस ऑन द ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, जैसे डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 करोगे तो क्या होगा, प्राइस 90 रुपीज प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 10 रुपया है, 10% अर्निंग पर शेयर आपको कितना है, तो यहाँ पे आपको कॉस्ट दिया हुआ है, ईपीएस दिया हुआ है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दैट इक्वल टू आर दी हुई है, और डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है, यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो 50% दिया हुआ है, व्हाट इज द मार्केट प्राइस, तो ये डिविडेंड पर शेयर आपका कितना हो जाएगा, 50% ऑफ 10 दैट इक्वल टू 5, मार्केट प्राइस का फॉर्मूला ये होता है, दिस इज द फॉर्मूला, और 90 रुपीज हो जाएगा। अब आपको 39 नंबर क्वेश्चन, 39 भी सेम है, ये कुछ ना कुछ मिस्टेक दिया होगा, ये वाली कुछ मिस्टेक है, 39 भी एकदम एग्जैक्टली सेम है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में नहीं एग्जैक्ट मेंशन है, तो आप देख लेना, क्वेश्चन सेम है एकदम। अब आपको क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में क्या दिया है, इस क्वेश्चन को देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% दिया हुआ है, रिटेंशन रेशियो 60% दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दैट इक्वल टू के ई मानिए चाहिए, और आर आपको 12% दिया हुआ है, ईपीएस आपको 20 दी हुई है, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 40% है, तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा, 20 का 40% दैट इक्वल टू 8,
हमने वाल्टर से मार्केट प्राइस पर शेयर निकाला तो यहाँ पे 96.88 आया, जबकि 96.88 कहीं पे भी नहीं है। अब हम देखें क्या गोल्डन लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता। हाँ जी, गोल्डन में फॉर्मूला ये होता है, ईपीएस हमारी दी हुई है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी दिया हुआ है, ग्रोथ रेट हम निकाल सकते हैं। अब आप देखिए ग्रोथ रेट कैसे निकाल, बी इंटू आर। अगर 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो है, देखिए 40% डिविडेंड पे आउट रेशियो है तो ग्रोथ रेट रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा 60%, और आर आपको ऑलरेडी दिया हुआ है 12%, तो ग्रोथ हमारे पास निकल गया 7.2। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे ईपीएस जितना इतना तो 81.63, तो ये गोल्डन मॉडल के बेसिस पे आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि वाल्टर्स में जो आंसर आया वो तो है नहीं ऑप्शन में, तो आपको गोल्डन भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ पे रिटेंशन रेशियो दिया हो वहाँ पे गोल्डन अप्लाई किया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में भी आपको क्या दिया हुआ है, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है, रिटेंशन रेशियो दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया हुआ है, द सेम ग्रोथ रेट निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला गोल्डन का यूज कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 60 सी पार्ट। अब देखिए इन्होंने क्वेश्चन बोला, उस क्वेश्चन में देखिएगा 5 लाख अर्निंग है और तो नंबर ऑफ शेयर अर्निंग ईपीएस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। डिविडेंड उसमें 3 लाख पे किया तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो जाएगा 3, तो डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशियो 3 पे किया 5 में तो कितना परसेंट पे किया गया 60% पे किया गया, ठीक है ना। तो 60% डिविडेंड पे किया गया, तो मार्केट प्राइस पर शेयर एज पर वाल्टर्स कितना हो जाएगा 43.20। अब देखिए नेक्स्ट, इन द एबव क्वेश्चन आर यू सेटिस्फाइड विद द करंट डिविडेंड पॉलिसी। अब देखिए यहाँ पे 15% आर है दिस, तो करंट डिविडेंड ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, डिविडेंड पे एज पर द वाल्टर्स 0% होना चाहिए, लेकिन आपने करंट डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है, तो इसलिए नो, ये ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो नहीं है, नो, तो इसलिए नो पे लगाया गया। ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना होना चाहिए, आपको 0% होना चाहिए, लेकिन इन्होंने 60% पे किया है इसलिए ऑप्टिमल नहीं है। अब 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, इन इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 42 व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो, तो ऑप्टिमल डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होना चाहिए 0% होना चाहिए। अब इसकी मार्केट प्राइस ऑप्टिमल डिविडेंड 0%। अब देखिए आंसर तो क्वेश्चन नंबर 45 टू 48, 45 टू 48, आइए इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है, 10,000 शेयर है, प्राइस आपको 100 है, के इक्वल टू 12%, अर्निंग बिफोर टैक्स आपको 5 लाख दिया हुआ है, टैक्स रेट 45 30 पर, टैक्स रेट कितना परसेंट 30%, तो 45,000 टैक्स हो जाएगा इसका, अर्निंग आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस, डिविडेंड आपको कितना हो जाएगा 6.3। तो उन्होंने कहा कि मार्केट प्राइस पर शेयर निकालिए जब डिविडेंड पे किया गया। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले कैलकुलेट द मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड ऑफ द करंट ईयर इफ डिविडेंड इज पेड एमएम मॉडल, तो डिविडेंड पेड करेगा तो ये वाला फॉर्मूला लगता है, एमएम मॉडल में मैंने आपको बताया होगा, तो उस केस में आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये बी पार्ट आपका आंसर हो जाएगा, बी पार्ट। अब ठीक है आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 46, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड फॉर द फाइनेंसिंग द न्यू प्रोजेक्ट इफ डिविडेंड ऑफ द दिस ये प्रोजेक्ट। उन्होंने कहा फाइंड द नंबर ऑफ शेयर इशू, इशू कितना शेयर करेगा। अब देखिएगा यहाँ पे आंसर नहीं मिल रहा, लेकिन फिर भी देखिए हमने 1,05,000 कमाया, उसमें 6.3 के रेट से डिविडेंड दिया, तो 10,000 शेयर था हमारे पास, हमने 6.3 के रेट से डिविडेंड दिया, उन्होंने कितने के रेट से डिविडेंड दिया 6.3 के रेट से, तो आपका 6.3 10,000 बाई 63,000, तो इतना अर्निंग आफ्टर टैक्स है, इतना आपने डिविडेंड पेमेंट किया, तो ये क्या हो गया रिटर्न अर्निंग हो गया। हमें 4 लाख इन्वेस्ट करनी है, तो 4 लाख में कितना हमने बचा लिया, हमने हमारे पास ऑलरेडी है 42,000 ऑलरेडी है, तो 4 लाख माइनस अमाउंट रिक्वायर्ड टू रिड्यूस प्रोफिटेबिलिटी, ये जो रिक्वायरमेंट है पैसे की वो इक्विटी से उठाएंगे,
और किस रेट से उठाते हैं? करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे उठाते हैं, जो मार्केट प्राइस हमें निकला है 105.3 डिविडेंड पेड में। तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, जो कोई भी ऑप्शन नहीं है, कुछ ना कुछ मिस्टेक्स होगा क्वेश्चन में। सेम 46 का 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिविडेंड इज नॉट पेड है, नॉट पेड होगा तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, डिविडेंड कितना होगा, इतना होगा 112। अब आपको यहाँ पे 112। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड फॉर फाइनेंसिंग ऑफ न्यू प्रोजेक्ट इफ डिविडेंड ऑफ नॉट पेड, नॉट पेड के केस में। तो 1,05,000 फायदा हुआ, इसमें हमने जीरो डिविडेंड पेमेंट किया तो रिटर्न अर्निंग कितना हो गया, इतना हो गया। अब अमाउंट रिक्वायर्ड टू रेज फ्रेश इक्विटी, फ्रेश इक्विटी 4 लाख रुपया आपके पास टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड था, इतना आपके पास रिटर्न अर्निंग है, इतना आपको पैसा चाहिए। और किस रेट से निकालेंगे हम पैसा, करंट मार्केट प्राइस के बेसिस पे। तो करंट मार्केट प्राइस कितनी है, 112 है, तो करंट मार्केट प्राइस हमने निकाला था 112 यहाँ, तो इस प्राइस पे मार्केट प्राइस करेंगे, तो 112 से हम अगर डिवाइड करते हैं तो कितना आंसर आएगा, 2634 आएगा। तो 2634 जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा, सी पार्ट आंसर हो जाएगा। अब आपका 49 नंबर क्वेश्चन, 49 क्वेश्चन में अ कंपनी हैज 1 लाख शेयर, 1 लाख शेयर है, आउटस्टैंडिंग एट द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दिस, किस रेट से है, तो 15 रुपए के रेट से। एक्सपेक्ट टू बी प्रॉफिट 2 लाख, हमारे पास प्रॉफिट जो होने की चांसेस है वो कितनी है, 2 लाख रुपए होने के चांसेस ड्यूरिंग द ईयर, एंड इट बिलोंग्स टू अ रिच क्लास फॉर व्हिच द एप्रोप्रिएट कैपिटलाइजेशन रेट हैज बीन एप्रोप्रिएट। ये कैपिटलाइजेशन रेट 20%, जिसका मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको कितना हो गया, 20% हो गया। द कंपनी इज कंसीडर द डिविडेंड पे आउट 2.5 डिविडेंड। अब आपको क्या बोला है, द शेयर ऑफ द करंट ईयर, द शेयर ऑफ द करंट ईयर कितना होगा यहाँ पे, 15 रुपया 50 पैसा। फिर देखिए, जब आपको डिविडेंड नॉट पेड में कितना हो जाएगा, 18 रुपये हो जाएगा, सेम क्वेश्चन में। फिर उन्होंने कहा डिविडेंड पे आउट रेशियो का मतलब क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस इन 200। 52 का देखिए, 52 नंबर क्वेश्चन, अब पेमेंट ऑफ आइदर कैश और स्टॉक आउट ऑफ कॉर्पोरेशन अर्निंग्स टू द फर्म्स ओनर इज कॉल्ड डिविडेंड। या तो कैश में डिविडेंड दिया जाता है या तो स्टॉक में, तो उसको डिविडेंड कहेंगे, ठीक है। अब 53, इज वाल्टर्स मॉडल फॉर्मूला डी एक्सटेंड फॉर द, डी को क्या कहा जाता है, वाल्टर्स मॉडल में मार्केट प्राइस पर शेयर होता है, डी ई आर के ई माइनस डी होल डबल डी के। तो डी स्टैंड फॉर क्या होता है, डिविडेंड पर शेयर, इसको कहते हैं डिविडेंड पर शेयर कहा जाता है। अब देखिए एमएम मॉडल स्टैंड फॉर, एमएम स्टैंड फॉर, एमएम का कहते हैं मिलर और मोडिग्लानी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे देखिए व्हाट आर द अर्निंग पर शेयर ऑफ द कंपनी 1 लाख टेक्स दिस, तो 1 लाख अर्निंग था, टोटल शेयर इतना है 0.50। अब नेक्स्ट, दिस एंड दिस कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टू बी पेड ऑफ द डिवेंचर और बॉन्ड्स पे फिक्स इंटरेस्ट रेट आता है। डिवेंचर डिविडेंड, ये वाला डिविडेंड पेड, डिविडेंड नहीं, डिवेंचर और डिविडेंड हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 57 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाउ आर द अर्निंग्स ऑफ पर शेयर इज कैलकुलेटेड, ईपीएस कैसे निकाला जाता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स यूजिंग द इनकम स्टेटमेंट डिटरमाइन द अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर। तो यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्स होता है, तो यहाँ पे टैक्स पेमेंट करते हैं, टैक्स पेमेंट अर्निंग आफ्टर टैक्स आता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास ईपीएस आ जाता है। आसान था। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कैश डिविडेंड, डिविडेंड फॉर्म डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपको नॉन कैश आइटम हो सकता है, ठीक है। इंटरेस्ट में कैश, डिविडेंड टैक्स में कैश होता है। देखिए 59, डिविडेंड पे आउट रेशियो रेफर टू द पोर्शन ऑफ द व्हिच अर्निंग इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयरहोल्डर, ट्रू है।
जो इतना हमने शेयर होल्डर को दिया उसी को तो डिविडेंड पॉलिसी कहा जाता है। Walters model supports the view that dividends are relevant for the value of the firm। ठीक है, relevant है, वाल्टर्स ने कहा ये बात। अब 61 Gordon's model suggests that dividend payment does not affect the market price per se false। Gordon ने कहा तो मार्केट प्राइस पर से फर्क पड़ता है। मोदी का irrelevance of dividend policy, ये आपका करेक्ट है, irrelevance of dividend policy। MM model asserts that the value of the MM model, value of the firm affected whether the firm pay dividend or not, ये affected हो। MM model assess that the value of the firm is not बोला है, यहाँ पे not affected रहते yes, हाँ जी, affected होता है, not नहीं होता है। Walters model suggests that the firm can always increase of the share, increasing dividend, constant dividend, decreasing dividend, none of the these। तो Walters model suggests that the firm always increase of the share, इसमें तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको इंक्रीजेस हमेशा नहीं, none of them। Walters model suggests that in a firm can always increase of the share, किस केस में इंक्रीज करता है? वाल्टर्स का दिस तो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 में इंक्रीज करता है, आर इक्वल टू दिस, वाल्टर्स साहब का इंडिफरेंस होता है आर लेस देन के, और इस केस में आपको इंडिफरेंस होता है, डिविडेंड पे आउट रेशियो 100% होता है, तब मार्केट प्राइस पर शेयर इंक्रीज करता है। यहाँ पे वाल्टर में सजेस्ट द फर्म कैन ऑलवेज इंक्रीज ऑफ द शेयर, कांस्टेंट डिविडेंड, इंक्रीज डिविडेंड, डिक्रीज डिविडेंड, नॉन ऑफ दिस। यहाँ पे वाल्टर साहब कहा है कि इस केस में हमारा पास इंक्रीज करता है। अब एमएम मॉडल क्या है? एमएम मॉडल आर्ग्यूड दैट द डिविडेंड इज इररिलेवेंट, डिविडेंड इज पेबल आफ्टर डिसाइडिंग दिस, the value of the firm dependent upon the argument, if the investor BG share for the capital gain, dividend is payable after the deciding the retained earning, dividend is payable after deciding the retained earning, dividend be by shares for capital gain, the firm depends upon the earning of the power। ये आपका आंसर हो जाएगा, डिविडेंड इज स्मॉल अमाउंट। ठीक है, 65 का ए पार्ट आंसर हो जाएगा। और इसका 64 में हमारा गलत लग रहा है, शायद 64 का उन्होंने दिया हुआ डी, नॉन ऑफ द अबव, हाँ नॉन ऑफ द अबव होगा, नॉन ऑफ द अबव टी पार्ट होगा वाल्टर्स। ठीक है, क्योंकि उन्होंने इंक्रीज डिक्रीज बोला ही नहीं, इस केस में ये वाला होगा, इररिलेवेंट होगा, इस केस में ये वाला होगा। तो इस तरह हमने डिविडेंड का सारे करंट क्वेश्चन किया और ये आप लोग जरूर रिवाइज करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। अगर कोई डाउट्स होगा तो प्लीज 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 मुझसे कंसल्ट करेंगे।